हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। फुल स्कोर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तेज प्रताप और आज की क्लास में मैं आपके साथ एसएससी सीजीएल का जो डब्ल्यू पेपर है, पेपर 3 2022 में जो कंडक्ट हुआ, उसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। टोटल 35 क्वेश्चंस इस वीडियो में, टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, 35 इसमें कर रहा हूं, 25 एक सेपरेट वीडियो में करूंगा। और जो अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 40, उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप डब्ल्यू की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो फुल स्कोर इज द बेस्ट प्लेस। लगातार हमने सिलेक्शन दिया। 2019 देखिए इधर, ऑल इंडिया रैंक 1। 2022 जो पिछला सीजीएल रहा उसमें हाईएस्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 4, देन ऑल इंडिया रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक 9। ये रही हैं कुछ रैंक्स 2022 में। 600 से ज़्यादा सिलेक्शंस डब्ल्यू में 2022 में दिए हमने। तो यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन अस। और जो हाईएस्ट मार्क्स रहा है वो रहा है 180 प्लस डब्ल्यू के पेपर में, पेपर 3 में हमारे बैच से। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन लेना कैसे है कोर्स? तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जाएंगे फुल स्कोर डब्ल्यू ऐप पे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आपको बाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, तो आपको बाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद देखिए जो प्राइस दिखाएगा आपको 1699, ठीक है, उसको आपको फिर जाके आप बाई कर सकते हैं। बाई नाउ पे क्लिक करके एक ऑप्शन देगा आपको नीचे कूपन कोड लगाने का, उसमें आप एक कोड लगा दीजिएगा गिफ्ट 50, GIFT 50। ये सारे एक साथ हैं, बिना स्पेस के लगा दीजिएगा गिफ्ट 50। आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी इस पे मिल जाएगा। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखना। तो दोस्तों बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, कहते हैं कि ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी विद स्मॉल डिफरेंसेस। मतलब कमोडिटी सारी फर्में बना रही हैं, लेकिन जो कमोडिटी बना रही हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक, एग्जांपल दूं मैं आपको, तो जैसे बिस्किट्स ढेर सारी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन गुड डे है तो 2020 है, और भी ढेर सारे आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं ना। ठीक, इट इज ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन से क्या हो रहा है, दैट अ फर्म विल डिसाइड द प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक, बिल्कुल फर्म डिसाइड करती हैं। 2020 आपको हो सकता है कि 10 रुपए मिल जाए, गुड डे 12 रुपए मिल जाए, या 10 रुपए में भी मिल सकता है। द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मोर इलास्टिक। जरा समझते हैं दोस्तों, ये बेसिकली मार्केट चैप्टर से क्वेश्चन है और टाइप्स ऑफ मार्केट में वहां से इसको लिया गया है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट्स लगभग लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंशिएशन होता है, चाहे वो ब्रांडिंग का ही डिफरेंस हो। कपड़े में आप क्या देखते हैं कि आपने इस कंपनी की टी शर्ट ली और दूसरे के लिए, तो हो सकता है प्राइस में आपको लगभग सेम दिख रही है, लेकिन 200, 300, 400 या इवन 1000, 2000 का भी अंतर मिल सकता है। ठीक, ये क्यों हो रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है? ड्यू टू डिफरेंट ब्रांडिंग। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो उस वजह से प्राइस कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे प्राइस डिसाइड करती है फर्म। बिल्कुल फर्म ही यहाँ पे प्राइस डिसाइड कर रही हैं। और फर्म जब भी प्राइस डिसाइड करेगी, मान लीजिए एक फर्म प्राइस बढ़ाती है, ठीक है, एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया तो उसके गुड्स की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। तो जो डिमांड कर्व बनता है फर्म का, वो कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये है प्राइस। प्राइस बढ़ेगी तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस इतनी है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम होती जाएगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का क्वेश्चन है ये। आइए देख लेते हैं आंसर इसका। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसका सही आंसर है। तो अगर आपने मार्केट चैप्टर ढंग से कर रखा है तो इसमें आपको लगना था मैक्सिमम, पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है 45 सेकेंड्स, उतने में ही आप आंसर दे पाएंगे। दोस्तों देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। कहते हैं डैश इकोनॉमिक स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स मेक देयर चॉइसेस। इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, अकेले आदमी की बात कर रहे हैं, वो अपने चॉइस कैसे डिसाइड करता है, कैसे बनाता है। ठीक, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स, कहाँ पे हम इसकी पढ़ाई करते हैं? मैक्रो में करते हैं, इंटरनेशनल में करते हैं, इंडियन में करते हैं, माइक्रो में करते हैं। तो सुनिएगा जरा, इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में बात की जाती है, जो आपका माइक्रो, ये इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल फर्म पे, ये इनके आधार पे आप सारा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मैक्रो में जब आप पढ़ते हैं तो आप किसी स्टेट की इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, कंट्री की पढ़ सकते हैं, साउथ एशिया की पढ़ सकते हैं। ठीक, इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स
पे आप बात कर सकते हैं। तो मैक्रो जो है एक बृहद लेवल पे बात करता है, ठीक, लेकिन माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो ये इंडिविजुअल वर्ड बहुत क्लियर कर रहा है कि इंडिविजुअल कैसे अपनी चॉइसेस डिसाइड करे। तो ये बात हो जाती है भैया, माइक्रो इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आइए प्यारे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं इंफीरियर गुड्स शो डैश इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंफीरियर गुड्स, गुड्स दो तरीके के नॉर्म इकोनॉमिक्स में, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ठीक, और भी तरीके हैं बट देखते हैं अभी यहाँ पे। अगर नॉर्मल गुड है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब भी समझना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ रही है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, पहली बात तो ये, और बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, वही इनकम इलास्टिसिटी की बात हो जाती है, ठीक। खैर अब देखिए, अगर इंफीरियर गुड्स है तो जब इंसान की इनकम बढ़ेगी तो जनरली क्या होता है, जनरली अगर इनकम बढ़ती है तो हम चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर इनकम बढ़ेगी तो कारों की संख्या इंडिया में बढ़ने लगेगी, लोगों की इनकम बढ़ने लगे तो ज़्यादा फैमिलीज कार ले पाएंगी, कुछ फैमिलीज दो दो कार ले पाएंगी, ठीक। तो इस तरह से इनकम बढ़ेगी तो कारों की संख्या बढ़ने लगेगी, ठीक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनका कंजम्पशन कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्पेशल टाइप का रोटी टाइप का कोई ब्रेड है, ठीक है, जो कि बड़ा ही कड़ा है, लेकिन उसको लोग इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं कि बहुत सस्ता है। अब सबकी इनकम बढ़ने लगेगी तो क्या लगता है आपको कि उस ब्रेड के कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होगी? नहीं, उस ब्रेड के कंजम्पशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, उस ब्रेड के कंजम्पशन में कमी आ जाएगी। आप उस ब्रेड को खाना बंद कर देंगे, दूसरी चीज़ों पे स्विच हो जाएंगे। तो जनरली जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं इनको आप मजबूरी में कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जैसे ही इनकम आपकी बढ़ेगी आप इसकी कंजम्पशन कम कर देंगे। तो जो इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी आपको दिख रही है? वो नेगेटिव है, ठीक, वो कैसी है? नेगेटिव। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। ये रहा आपका अगला। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स, जितने भी बैंक्स आप जानते हो, चाहे वो पीएससी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी कॉमर्शियल बैंक ही हैं, ठीक, सभी क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। अब कौन से सेकेंडरी फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन जो है कॉमर्शियल बैंक का पैसे लेना, मतलब आपसे पैसे डिपॉजिट कराना, लेंड करना, ये सब है। लेकिन ढेर सारे बैंक जो है और भी ढेर सारे काम करती है। आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करती है, ठीक। आप इवन लोन की जो, या आपने कोई LIC करा ली तो उसकी इंश्योरेंस ले लिया आपने, तो उसका ECS हर महीने जो कटता रहेगा वो काम भी आपके लिए बैंक करती है, ठीक। तो बैंक और भी ढेर सारे काम करती है, ठीक है। दोज आर नॉट द प्राइमरी फंक्शन, दोज आर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो अगर मैं बात करूं इनमें सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है, तो ये जो बिल्स कलेक्ट कर रही है, ड्राफ्ट या चेक, डिविडेंड्स वगैरह, ठीक है, ये सारा ही सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक। इसके बाद एक्टिंग एज एन एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर और ट्रस्टी, ऐसा कोई भी काम करती है, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी फंक्शन। डेबिट या क्रेडिट कार्ड देने का काम बैंक का नहीं है, वो सेकेंडरी फंक्शन। मेन काम है डिपॉजिट लेना और आपको लोन देना, ठीक, राइट। तो ये तीनों ही जो है दोस्तों ये सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। तो आप कह देंगे 1, 2 and 3 आर करेक्ट, राइट। तो दोस्तों चलते हैं आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कहते हैं डैश कर्व इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक। दोस्तों ये बात कर रहे हैं किस कर्व की? तो ये बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की, ठीक। आपके पास दो गुड्स आप कंज्यूम करते हो। जैसे आप मान लो आप कंज्यूम करते हो क्लोथ्स, कपड़े की मैं बात कर लेता हूं इधर, और इधर मैं बात कर लेता हूं मान लो फूड, ठीक है। या चलो हम मान लेते हैं कि चलो फूड ही ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो भी पैसा है वो फिक्स पैसा है, उससे आप ये दो चीज़ें खरीदना चाहते हो। लेकिन आप किस, जनरली एक मतलब इसकी जो थ्योरी है वो ये है कि जब भी आदमी परचेस करता है, कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो वो उस हिसाब से कंज्यूम करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो हो सकता है कि आप मान लो 2 जोड़ी कपड़े लो और
5 किलो खाने पीने का सामान ले लो, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वही हो सकता है कि आप जब 3 जोड़ी कपड़े लेते हो और 4 किलो आप स्नैक्स का सामान, इधर स्नैक्स लिख लो, फूड तो नेसेसिटी गुड्स हो जाता है, थोड़ा सा हमें लगेगा कि यार ये तो नेसेसरी ही है, लेकिन स्नैक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम अवॉइड की जा सकती हैं। तो स्नैक्स आपने क्या किया, कपड़े देखिए आपने मान लीजिए कि आपने 3 जोड़ी लिए और फिर स्नैक्स का सामान ले लिया, तो ये जो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, या फिर आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, तो भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। मतलब ये जो कर्व है इसके हर पॉइंट पे आपको मिलता है सेम सेटिस्फेक्शन। ये कर्व है इंडिफरेंस कर्व। तो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन है 2 कमोडिटीज़ के, क्लोथ्स और स्नैक्स के, जो कि आपको सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। और जब आप उन पॉइंट्स को कर्व पे लेते हैं तो आपको मिलता है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व इसका नाम इसलिए रखा गया कि जो कंज्यूमर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसको ये वाला कोऑर्डिनेट उठा के मतलब क्लोथ्स और गुड्स दे दो, चाहे आप इस पॉइंट पे जितने क्लोथ्स चाहिए ये क्लोथ्स और ये गुड्स दे दो, चाहे आप यहाँ पे आ जाओ इतने क्लोथ्स और इतने गुड्स दे दो, उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो सारी कंडीशंस में खुश है, बराबर खुश है, तो वो इनडिफरेंट है। ठीक, राइट। सो इनडिफरेंस कर्व इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक, चलते हैं दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। अभी मैंने आप से पीछे बात की कि भैया जितने भी बैंक हैं, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कोटक महिंद्रा, चाहे पीएनबी, सारे ही कॉमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, तो अब उनका आपने सेकेंडरी फंक्शन की बात की थी पीछे, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और क्रेडिट देना, मतलब पैसे लोन देना। इसके अलावा जितने भी काम हैं वो सारे सेकेंडरी, जैसे लॉकर की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। इवन ट्रेवलर्स चेक, आपको दूसरी कंट्री में जाते हैं वहाँ की करेंसी वगैरह के लिए आपको चेक इशू कर देता है, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज में आपसे कोई कुछ पैसा मंगाना है या आपके पास डॉलर्स पड़े हैं, आप उनको रुपए में बदलना चाहते हैं, तो आप बैंक विजिट कर सकते हैं, बट दोज आर नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक। प्यारे बच्चे देखते हैं ये अगला, डैश स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द हाइयर द प्राइस, जितनी ज्यादा प्राइस होगी द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, और द लोअर द प्राइस द स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी। ये है दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई। अगर आपने पढ़ा होगा तो भैया देखिए, जब प्राइस बढ़ती है किसी चीज की तो जो सप्लायर होते हैं वहां पे उनको प्रॉफिट ज्यादा दिखता है तो सप्लाई बढ़ा देते हैं, और अगर प्राइस कम हो जाए तो मार्जिन उनकी कम हो जाएगी। मार्केट में प्राइस कम हो जाए किसी चीज की, गिरने लगे तो मार्जिन कम हो जाएगा, तो उस चीज की सप्लाई फिर वो कम कर देते हैं उसमें, राइट। ठीक, तो ये चलता है लॉ ऑफ सप्लाई में। आइए देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ये ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, मार्केट कई तरीके के, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक, परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली में सिंगल प्लेयर होता है, मतलब जैसे इंडियन रेलवे है तो इंडिया में उसकी मोनोपोली है। ठीक, पहले एयर इंडिया की मोनोपोली हुआ करती थी, बीएसएनएल की अकेला ही टेलीकॉम प्रोवाइडर था, राइट, तो उसकी मोनोपोली थी, लेकिन अब नहीं, अब वहां पे ओलिगोपोली आ गए हैं, कई प्लेयर आ गए, ज्यादा नहीं है, कुछ 2 4 5 प्लेयर आ गए हैं। इवन आप देखेंगे एयरलाइंस में तो वहां पे भी आपको 8 2 4 10 प्लेयर मिल जाएंगे, दैट इज ओलिगोपोली टाइप मार्केट। ठीक है, तो ओलिगोपोली का फीचर क्या है वो समझते हैं। सिंगल फर्म नहीं भैया, सिंगल फर्म तो मोनोपोली में होता है, सिंगल फर्म मोनोपोली में। इन द ओलिगोपोली मार्केट द डिसीजंस ऑफ एवरी प्रोड्यूसर अफेक्ट अदर प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि अगर एक ने प्राइस कम की, एक ने प्राइस कम की ठीक है, एक ने प्राइस कम की तो दूसरा प्रोड्यूसर भी प्राइस कम कर देता है। ठीक, यहां पे ये मतलब फिर उसको कम करना पड़ता है। जैसे एयरलाइन से मान लीजिए 5 ही 7 एयरलाइंस हैं और किसी ने एक ने प्राइस ज़्यादा ही कम कर दिया, तो अब दूसरों को अगर अगर एग्जिस्ट करना है तो उन्हें कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्केट पूरा लूज कर देंगे। ठीक, जैसे आप देखिए जियो में क्या हुआ, जियो ने प्राइस कम किया, बाकी कम नहीं कर पाए तो वो या तो फिनिश हो गए या तो एक्वायर कर लिए गए किसी के द्वारा, बचना उनका मुश्किल हो गया। ठीक, सो दिस वन इज करेक्ट, राइट। आइए चलिए
आगे चलते हैं दोस्तों। वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स और फ्यू प्रोड्यूसर्स और फ्यू सेलर इट इज सेट टू बी, अभी तो बात हुई आपसे, अगर कुछ फर्म्स हैं कुछ प्रोड्यूसर्स हैं तो वो ओलिगोपोली मार्केट है। ठीक, परफेक्ट में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हैं, सारे ही आलू बेच रहे हैं, सारे ही धनिया बेच रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक में ढेर सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, लेकिन जो गुड्स होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ब्रिटानिया का बिस्कुट आपने लिया गुड डे, फिर 2020 है, फिर कोई और बिस्किट है, कोई और है, तो इस तरह से आपको तमाम बिस्किट्स मिल जाते हैं। अंतर क्या है, थोड़ा सा टेस्ट में अंतर या ब्रांडिंग का अंतर, ये सारी चीजें। मोनोपोली में अकेला प्लेयर। प्यारे बच्चे देखते हैं इसको, बायर्स एंड सेलर इन दिस मार्केट विल हैव अ क्लियर नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। बायर और सेलर को सब कुछ पता है इस मार्केट में, हेंस जो भी प्राइस होगी वो अकेली सेम प्राइस होगी थ्रू आउट द मार्केट। जनरली प्यारे बच्चे अब ये देखिए, सब्जी मंडी में आप पहुंचे, सभी देखेंगे आलू क्या रेट, तो आलू 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। उसी में कोई बेचने लगे मान लीजिए 30 रुपए किलो, पता चलेगा वो सुबह से शाम तक बैठा रह गया, एक भी आलू नहीं बिकेगा। ठीक, तो जनरली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि ढेर सारे बायर्स और ढेर सारे सेलर्स हैं, वो सेम गुड्स बेच रहे होते हैं। बायर को भी सब कुछ पता है, सेलर को भी पता है, वहां पे कोई किसी को उल्लू नहीं बना सकता। तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल केस है। ठीक, आइए प्यारे बच्चे देखते हैं अगला, द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दोस्तों जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप पढ़ते हैं उसमें आपको जो प्रॉब्लम बताई गई है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब क्या बनाएं, राइट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक, ये तीन प्रॉब्लम्स आपको बताई गई हैं जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब ये व्हेन टू प्रोड्यूस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो व्हेन टू प्रोड्यूस जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हाउ टू प्रोड्यूस की बात करूं, कैसे बनाएं, तो भैया लेबर लगा के बनाओगे आप, लेबर लगाओगे, या मतलब लेबर इंटेंसिव आप जाना चाहते हो, या आप जाना चाहते हो कैपिटल इंटेंसिव, मतलब आप मशीनें लगा दो बड़ी बड़ी, पूरा ऑटोमेशन कर दो। ठीक, वहां पे लेबर कम लगेगी। तो अब देखना पड़ेगा वहां पे सरकार का भी क्या है रोल। जैसे अगर कंट्री मान लीजिए सरकार का इंटरफेरेंस है इन चीज़ों में, और जनसंख्या ज़्यादा है देश की, तो सरकार कह देगी कि आप लेबर इंटेंसिव करिए काम, ठीक, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जनसंख्या बहुत कम है, टेक्नोलॉजी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा, जापान की बात करें, आप सिंगापुर की बात करें, तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें होंगी। ठीक, हाउ टू प्रोड्यूस की बात हो गई, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, जो पैसे अमीरों के लिए बनाएं या गरीबों के लिए बनाएं। तो अब जैसे यूएस जैसी मार्केट है, तो वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन किसके लिए किया जाएगा, अमीरों के लिए। और चाइना जैसी इकॉनमी है तो वो गरीबों का भी ध्यान रखेगी, वहाँ पे आप फिर प्रॉफिट आपका एजेंडा नहीं हो पाएगा। ठीक, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट आपका जो मोटिव है बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो इस हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। व्हेन टू प्रोड्यूस इज नथिंग। प्यारे बच्चे ये देखते हैं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक। ये आपके जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक, ठीक है, जनरली उसमें आप देखेंगे किसी एक बैंक उनको स्पॉन्सर करता है। ठीक, तो आरआरबी क्या कर सकती है, वो डिपॉजिट बिल्कुल ले सकती है, भैया वो बैंक ही तो है, राइट, वो बिल्कुल बैंक है तो डिपॉजिट ले सकती है, लोन दे सकती है, क्रेडिट सर्विसेज दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उधारी दे सकती है लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं प्यारे बच्चे, इनके पास ये भी काम है कि इनके पास जनरली ये ग्रामीण इलाके में होती हैं, और जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, आपका मनरेगा वाली जो स्कीम है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो वहाँ पे जो पैसा आता है, जो लेबरर्स हैं जो इस स्कीम से जुड़े होते हैं, तो उनके पैसे भी डिसबर्स करने का काम रीजनल रूरल बैंक का ही है। तो ऑल थ्री आर करेक्ट, आप कह देंगे ऑल 1, 2 एंड 3। चलिए प्यारे बच्चे आइए अगला देखते हैं। ठीक है, एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, बिल्कुल सोशल साइंस है। इट स्टडीज मैन्स बिहेवियर एज अ रैशनल सोशल बीइंग। बिल्कुल इरेशनल सोशल बीइंग मान लेंगे तो आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं करते। इकोनॉमिक्स कहता है कि आप
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक। मतलब गुड्स हैं स्कार्स, जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, और आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए उन गुड्स से, जो भी रिसोर्सेज हैं, तो आप उन्हें कैसे यूटिलाइज करते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो ये तभी समझो है कि जब आप रैशनल होंगे तभी ये सोच पाएंगे। तो ऑब्वियसली इट इज कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर, बिल्कुल ठीक बात है, इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इस पे आप देखते हैं लोगों को नोबेल दिया जाता है ना, कि उन्होंने कुछ बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जिससे देशों की इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सुधार आती है, स्टेबलाइज होती है इकोनॉमी, ठीक। तो ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, राइट। तो प्यारे बच्चे ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसको आप देखिए और तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, ठीक है। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं इसको। तो कहते हैं कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली में दोस्तों मैंने आपको बताया था अकेला सेलर होगा, ठीक। वो जिस रेट पे चाहे उस रेट पे सामान बेचे, क्योंकि भैया, और वो जिसको चाहे जिस रेट पे, जैसे मैं पहुंचा मुझे महंगा दे सकता है, आप पहुंचे आपकी शक्ल अच्छी लगी आपको सस्ता देंगे, मतलब प्राइस डिफरेंशिएशन भी हो सकता है इस मार्केट में। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सिंगल सेलर, बिल्कुल ठीक है, सही है। अ कंज्यूमर विल नॉट फाइंड अ सब्सटीट्यूट कमोडिटी फॉर द मोनोपोली प्रोडक्ट्स। मोनोपोली प्रोडक्ट्स का मतलब जैसे इंडियन रेलवे है, तो आपको अगर दिल्ली से हैदराबाद जाना है, आप पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, सब्सटीट्यूट कमोडिटी कोई नहीं है, ठीक है, राइट। या फिर पहले क्या था, आज से जैसे मैं बात करूं कि 1991 से पहले, 1991 से पहले, उससे पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो इंडिया में एक ही कंपनी ब्रेड बनाया करती थी, जो ब्रेड हम खाते हैं, ब्रेड बिस्किट वाला ब्रेड, ठीक है। तो वो ब्रेड बनाने का काम सिर्फ एक कंपनी के पास था, एक ही कंपनी बनाती थी। तो समझिए कि अगर आपको ब्रेड चाहिए तो कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट नहीं, वही लेना पड़ेगा। सेम था जब बीएसएनएल टेलीकॉम में थी, अकेली प्लेयर, है ना। जब ओपन नहीं हुआ था टेलीकॉम फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, तो बीएसएनएल का कनेक्शन लेने में, टेलीफोन कनेक्शन, कई बार 2-2 साल लग जाया करते थे, ठीक। तब आपका नंबर आता था। तो यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट कमोडिटी आपके पास नहीं होती है, ये भी ठीक है। 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, राइट। सो दिस वन इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चे चलते हैं हम आगे। यह आपका अगला क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कहते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट, उसके बारे में लिखा है। अब ये हम आ गए प्रोडक्शन के चैप्टर पे, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन, ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन में ही बात होगी टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट वगैरह की। टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो जितना भी आपने आउटपुट बनाया गिवन टाइम में, दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट। वही कह भी रहे हैं, टोटल आउटपुट ऑफ द फॉर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, सो टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। दोस्तों एवरेज प्रोडक्ट की बात करते हैं जब हम, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वेरिएबल फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दोस्तों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, जो सामान जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी तो आप प्रोडक्शन कर पाएंगे। आपको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मतलब जमीन हो, फैक्ट्री हो, जो भी गोडाउन हो टाइप का हो, जो भी हो, ठीक। लेबर मतलब वहाँ पे लोग काम करके बना सकें। कैपिटल यानी कि पूंजी हो, ठीक। और इंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई व्यक्ति हो जो जोखिम लेने को तैयार हो कि चलो तुम लोग बनाओ, डूब जाएगा तो देखेंगे, ठीक। यही तो व्यापारी करता है, बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर, ठीक। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। अब एग्जांपल दूं आपसे फिक्स्ड फैक्टर का, तो वो लैंड हो गया। और अगर वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो आप कह सकते हैं जी लेबर, लेबर वेरिएबल फैक्टर। अब फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड होता है, लैंड इतनी बड़ी है तो यही रहेगी, लेकिन लेबर चेंज हो सकती है। आप देख सकते हैं एक लेबर लगाने पे कितना सामान बना, दूसरा लेबर लगाने पे कितना बनता है और एक्स्ट्रा, तीसरा लगाने पे कितना बढ़ घट रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो जब भी हम एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं वहां पे हम फिक्स्ड फैक्टर की बात नहीं करते, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड है, लैंड तो लैंड। हम बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर की, ठीक। उसी पे निकालते हैं हम अपना एवरेज प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं वेरिएबल फैक्टर से। टोटल प्रोडक्ट टीपी को
डिवाइड कर देते हैं वेरिएबल फैक्टर से, ठीक। सो हमें मिल जाता है ये। तो आप कह सकते हैं बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक। आइए प्यारे बच्चे, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म पॉलिसीज इनिशिएटेड इन 1991। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी आपसे कि अभी कुछ साल पहले इंडिया में क्या था दोस्तों, 1991 से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह बहुत कम किया करते थे, इंपोर्ट भी हम जनरली बहुत कम करते थे। और इंपोर्ट जो हम करते थे, हमारे जो कुछ फ्रेंड नेशंस थे, जैसे रशिया था, ठीक, दुबई के जो कुछ कंट्रीज़, तो हम उन्हीं के साथ इंपोर्ट भी किया करते थे। हम सबके साथ इंपोर्ट वगैरह नहीं, मतलब हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम रशिया हमारा अच्छा दोस्त था, तो हम उसी के हम ठीक है, उस हिसाब से हम काम कर रहे होते थे। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि हमारे पास कुछ बड़ी समस्याएं आ गई, वित्तीय संकट आ गया, ठीक है। तब हमें अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ा, और उसी को रिफॉर्म करने के बाद हमें IMF ने हमें लोन दिया, ठीक। IMF ने हमें मदद की हमारी। तो IMF ने जो मदद की उसकी शर्त ही यही थी कि आप सबसे पहले रिफॉर्म करिए। उसी रिफॉर्म को हम बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमी को लिबरलाइज करिए, जो आपके यहाँ लाइसेंस राज, परमिट राज वगैरह है, उसको ख़त्म करिए। लाइसेंस राज मतलब आपको कोई भी काम करना है, उसके पहले आपसे सरकार से 20 तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। इंस्पेक्टर राज था, कभी भी आपके यहाँ छापा मार सकते हैं, जो सरकार के मुलाजिम हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो परमिट लेना पड़ता था आपको बिजनेस वगैरह करने के लिए। तो वो थोड़ा उसको सही करिए, ख़त्म करिए। मतलब पहला तो ये था, रिफॉर्म हुआ, राइट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइज करिए इंडस्ट्रीज को। आपने क्या कर रखा है, जैसे मैंने बताया, एक कंपनी थी वो अकेली ब्रेड बना रही है, ठीक है। फिर BSNL अकेला टेलीकॉम ऑपरेटर है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिफॉर्म्स हुए तो फिर इसको ओपन किया गया प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी कि भैया जिसका मन करे ब्रेड बनाओ, और रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई, राइट। और प्राइवेटाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को ओपन करिए, आप दूसरी कंपनीज को एक्सपोर्ट करिए अगर कर सकते हैं तो, और दूसरी कंपनीज अगर इंपोर्ट करना चाहती हैं तो उन्हें अलाउ करिए। तो इस तरह से ओपन हुई इकोनॉमी। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस 1991 में जो रिफॉर्म हुआ, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी इंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू स्टार्ट अ फर्म, क्लोज अ फर्म और डिसाइड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक, राइट। तो कह रहे हैं कि इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू दिस रिफॉर्मेशन रेगुलेटरी मैकेनिज्म और इन्फोर्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो ये तो पहला, इन चीज़ों को क्या किया गया, ख़त्म किया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को, इनको रिलैक्स किया गया। और अब देखिए सरकार अभी और ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि व्यापार करना भारत में सिंपल हो पाए, ठीक। तो परमिशन वगैरह की चीज़ों को ख़त्म कर रही है। प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक बात है, राइट। और सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये बिल्कुल ठीक है कि आपको लिमिट है कि इतना ही बना सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। कब के लिए, 1991 से पहले के लिए ये तीनों ही इन्फोर्स थी, ठीक। तो आप कह सकते हैं 1, 2 एंड 3, राइट। आइए चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहते हैं डैश प्रोवाइड्स, जस्ट अ सेकंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर कंसिडर्ड एज फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के हिसाब से ये कौन से पॉइंट्स प्रॉपर हैं, हमें ये देखना है। प्यारे बच्चे, पहला पॉइंट है इंडियन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, सही है, ठीक। ये हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल रेनफॉल पे डिपेंडेंट हैं। इंडिया एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नाइदर फुल्ली कमर्शलाइज्ड नॉर कंप्लीटली सब्सिस्टेंट इन नेचर, बिल्कुल ठीक बात। अभी जो फार्म बिल लेके आए थे मोदी जी, उसमें यही था कि इसको कमर्शलाइज करेंगे। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास आपने रोजगार के साधन उतने डेवलप कर नहीं पाए हैं, और अगर एग्रीकल्चर को भी कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके भी फिर अपने जो भी प्रॉब्लम्स किसानों ने रखे थे, ठीक है। तो खैर इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो कमर्शलाइज पूरी तरीके से नहीं है, वो फैमिली जनरेशनल वो चलता रहता है, वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का कह सकते हैं आप एक जरिया है, ठीक। इंडियन एग्रीकल्चर इज द प्रेवलेंस ऑफ वाइड स्प्रेड डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के ये टाइप्स हैं दोस्तों।
इकोनॉमिक्स में आपको अनएम्प्लॉयमेंट का भी चैप्टर पढ़ना है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे 3 लोगों की मान लीजिए ज़रूरत है और 5 लोग उसी काम में लगे हुए हैं, मतलब 2 लोगों का आउटपुट तो उसमें आ नहीं रहा, जीरो आ रहा है, बट ऐसा दिख रहा है कि दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड। तो ये जनरली होता है गांव में, आप देखेंगे एग्रीकल्चरल फैमिलीज में, ठीक है, वो काम जो है वो 2 लोग कर सकते हैं लेकिन घर के 8 लोग उसी काम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसगाइज्ड। और सीजनल, अब देखिए क्रॉप के पैटर्न्स होते हैं अपने, आपको हमेशा उतनी मेहनत नहीं करनी होती कि बुआई हमेशा कर रहे हैं या कटाई कर रहे हैं, तो बीच का जो पीरियड होता है वो बिल्कुल आप उस दौरान जो भी उस फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं बीच के टाइम में, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। ये भी आपका ठीक है। तो ऑल पॉइंट्स क्या भी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक प्यारे बच्चे, अब हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि डैश प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक, फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। कौन आपको सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड में? ठीक, प्राइवेटाइजेशन, इसका तो कोई मतलब नहीं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से इसका क्या मतलब? ये ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, तो प्राइवेटाइज कर दिया आपने। ग्लोबलाइजेशन का कोई खास मतलब नहीं है, लिबरलाइजेशन का भी नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है दोस्तों? ये आपको एक सपोर्टिंग सर्विस देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, रोड्स प्रॉपर रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तो वो इंडस्ट्रीज़ को भी मदद करेगा। फिर जो भी आप डोमेस्टिक या फॉरेन ट्रेड करना चाह रहे हैं वहाँ पे भी आपकी इनसे मदद मिलती है। गुड्स आप जल्दी रेडी कर पाते हैं और सही तरीके से आप इनको भेजने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक, आई प्यारे बच्चे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज अ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक, आपका हो गया। फिर से उसके बाद आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपने पहले किया था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे भी आपसे क्वेश्चंस एसएससी पूछ रही है। और प्राइस तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों के न्यूमेरिकल दोनों पे, इन्हीं पे दोनों पे बनेंगे, तो ढंग से आपको कर लेना है। सो ऑल आर करेक्ट, ठीक, ऑल 1, 2 एंड 3। प्यारे बच्चे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कहता है कि डैश कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन of all those combination of two commodities that can be produced in an economy during a period given its resources and the state of technology। यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जब आप 2 सामान बना रहे हैं, ठीक है, और दोनों आप अलग अलग कॉम्बिनेशन, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, जैसे लैंड लिमिटेड है, ठीक, अब आपको गेहूँ भी उगाना है उसी में और चावल भी उगाना है, तो गेहूँ ज़्यादा उगाओगे चावल कम हो जाएगा, ठीक, इसी प्रकार से चावल ज़्यादा उगाओगे गेहूँ कम हो जाएगा। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यू कैन प्रोड्यूस इन द विद गिवन रिसोर्सेस, सो दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, राइट प्यारे बच्चे, चलेंगे हम आगे नेक्स्ट पे, आइए देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? सप्लाई के लिए, ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और गवर्नमेंट पॉलिसी, तीनों पे बात कर लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या है। ठीक है, देखिए सब्सटीट्यूट गुड्स, 2 गुड्स जैसे कि चाय और कॉफ़ी है, ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, ठीक। या फिर मैं कह दूं भैया कि ब्रिटानिया का बिस्किट है और पार्ले जी का बिस्किट है, तो बिस्किट हैं दोनों, सब्सटीट्यूट गुड्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब होगा ये कि मान लीजिए कि किसी एक की प्राइस बढ़ जाती है ना, तो फिर उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक। या फिर किसी एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे वाले फिर मतलब सप्लाई दूसरे की भी इफेक्ट हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर मतलब किसी एक की प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई तो उसकी शुरू में बढ़ेगी, डिमांड लेकिन कम होने लगेगी, तो फिर दूसरे पे डिमांड शिफ्ट हो जाती है, फिर उसकी भी फिर प्राइस, उसकी फिर सप्लाई बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, ये चलता रहता है। मतलब दोनों ही एक दूसरे पे रिलेटेड है, ठीक, सब्सटीट्यूट गुड्स की केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें अगर दोस्तों, तो जैसे पेट्रोल और कार, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो ऑब्वियसली कार कम चलाना शुरू कर देंगे आप, या फिर इंटरेस्ट रेट्स, पेट्रोल का दाम मान लीजिए 5 गुना हो जाए, आप कार खरीदने वाले थे, आप कहेंगे भैया अभी कार नहीं ले रहा, जब पेट्रोल का दाम कम होगा तब लूँगा,
तो पेट्रोल जो है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक का जो प्राइस है वो दूसरे की सप्लाई पे भी फर्क डालेगा। डिमांड कम होगी, सप्लाई उसी हिसाब से फिर एडजस्ट की जाएगी, तो सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बिल्कुल ये डिटर्मिनेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और गवर्नमेंट पॉलिसी तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि सरकार ही जब भी चाहे पॉलिसीज चेंज करके आपसे कह दे कि ये सामान आप नहीं बना सकते या बना सकते हैं, या उस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो जब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो उतना बनाएंगे नहीं, फिर आप तो सप्लाई नहीं करेंगे उतना, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो आप कह सकते हैं कि 1, 2 और 3 तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं इस केस में। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये बहुत लंबे टाइम से यूज किए जा रहे हैं, लेकिन बात होती है आजकल विंड एनर्जी की, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, ठीक। उससे हमारी फिर जो हाइड्रो की जो मतलब जो हाइड्रो हमारे जो प्लांट्स हैं, या फिर हम जो कोयला से रन करते हैं, ठीक है ना, उस पर काफ़ी मतलब कमी आ जाएगी फिर, ठीक। उन पर वहाँ पे हमारा बहुत खर्चा भी होता है, पॉल्यूशन भी होता है काफ़ी। सिमिलरली सोलर एनर्जी पे काफ़ी सरकार का ध्यान है कि यार इसको हम बढ़ा सकें। तो दीज टू आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पॉइंट 1 और 4, ठीक। आइए नेक्स्ट, कहते हैं डैश मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट फर्म्स आर एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ गिवन प्राइस, ठीक है। इन अ गिवन सेल इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ गिवन प्राइस, ऑफर फॉर सेल, राइट, ऑफर फॉर सेल। तो भैया कौन सी चीज सप्लाई जो होगी वही तो वो कमोडिटी है, राइट। जो फर्म क्या कर रही है, वो एबल भी है और विलिंग भी है, बेचना चाह रही है। सो सप्लाई जितना मार्केट में जा रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। डिमांड तो हो ही नहीं सकता। यूटिलिटी मतलब यहाँ पे सेटिस्फैक्शन इकोनॉमिक्स में भी नहीं हो सकता, लॉ ऑफ डिमांड का कोई मतलब है नहीं, ठीक। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसको। कहते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी सेट टू बी डैश इफ द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल इन रेस्पॉन्स टू अ गिवन चेंज इन प्राइस। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विल बी सेट टू बी डैश इफ द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज। मतलब जनरली देखिए, लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा है वो ये कहता है कि जब भी आप प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। जब प्राइस डबल मान लीजिए किसी चीज़ की होगी तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, और जब प्राइस कम हो रही तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन मान लीजिए आपने प्राइस चेंज किया और डिमांड में कोई फर्क नहीं आता है, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं आ रहा, आपने प्राइस डबल कर दिया या बढ़ाया, इसका मतलब कि भैया प्राइस से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक गुड है, परफेक्टली इन इलास्टिक गुड है। जैसे नमक है दोस्तों, नमक अभी 20 रुपए का अगर 30 का भी हो जाए तो हमें उतना ही नमक कंज्यूम करना पड़ेगा। हमारे पास कोई हम तो नमक वैसे भी ज़्यादा कंज्यूम करते नहीं, तो करेंगे क्या, ठीक। नेसेसिटी गुड्स है ये, नमक हो गया आपका। केरोसिन ऑयल पहले उस पर घरों में उससे खाना बना करता था, ठीक है, तो वो क्या था, नेसेसिटी गुड्स था, थोड़ा महंगा भी हो जाएगा तो भी लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इन रिलेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। Statement 1, it explains the functional relationship between price and quantity demanded। तो अब तक तो आपसे बात ही हो रही है दोस्तों कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की ही बात करता है। स्टेटमेंट 2, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट इफ प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बात सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक। प्यारे बच्चे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज ऑल ऑब्लिकार कंसिडर्ड एज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फिर से इंडियन एग्रीकल्चर पे आ गए, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, बिल्कुल दूसरे देशों की तुलना में जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जैसे खेत के हिसाब से हम देखें तो काफ़ी कम है। इजराइल वगैरह की बहुत बढ़िया है, दे आर लाइक रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड, ठीक। और इवन हमारे जो कैटल्स हैं उनकी जो मिल्क कैपेसिटी है वो भी कम है काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लो, बिल्कुल।
मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स कंटिन्यू टू यूज आउटडेटेड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, बिल्कुल ठीक बात है। अंडर सॉरी, वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो ये चीज़ तो है अभी। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल ठीक बात है। जो खेत में उगाता है, वैसे टमाटर भले ही 200 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन उस बेचारे को 20 रुपये किलो भी मिल जाए तो बड़ी बात है, जो प्रोड्यूसर है। तो जो मार्केटिंग है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो आप कह सकते हैं कि सारे पॉइंट ठीक हैं, पॉइंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, आइए इसको देखिए जरा आप। द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। डिमांड या सप्लाई ढेर सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। पावर ऑफ डिमांड, ट्रांसफर ऑफ डिमांड, ट्रांसमिशन ऑफ नहीं कहते, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यही वर्ड यूज करते हैं। इसको देखिए, ठीक। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, डैश वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉवर्टी लाइन। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी की है तो आप तुरंत कहेंगे भैया दादा भाई नेहरू वॉज द फर्स्ट पर्सन। नहीं की है, करंट वगैरह पढ़ के गए हैं, तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता आपको, ठीक, आपको नहीं पता अगर तो। इन रिलेशन टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका प्रोडक्शन चैप्टर से है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। क्या कहता है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। टोटल प्रोडक्ट किससे रेफर करता है, टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म पर पीरियड। ये हो चुका है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, जो भी सरकार आपकी वित्तीय नीतियां बनाती हैं, ठीक है, राइट, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल हमेशा बात होती है कि जीडीपी जी हमारी इतनी बढ़ रही है, या फिर अगर नहीं बढ़ेगी तो विपक्ष कहती है जीडीपी बढ़ नहीं रही, ठीक है, चलता रहता है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में रहे। एम्प्लॉयमेंट देना, ये सरकार का फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बेसिकली जो भी दोस्तों हम ढेर सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों से, एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, ढेर सारा इंपोर्ट करते हैं, और अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो तो आपके पैसे बाहर ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो नेगेटिव रहता है जनरली। इंडिया का नेगेटिव है अभी, क्योंकि हम क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी है विदेशी कंट्रीज़ पे, प्लस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा मंगाते हैं, लैपटॉप्स हो गया, मोबाइल्स हो गई, तो हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखना, ये भी एक मतलब चैलेंज रहता है, और इसके लिए प्रॉपर एफआरबीएम एक्ट भी बनाया गया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आप प्रॉपर क्लास जो हमारी उसमें पढ़ेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। सोशल जस्टिस या इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अमीर अमीर ना होता जाए और गरीब गरीब और ना होता जाए, उसकी भी सरकार की कोशिश रहती है कि प्रॉपर, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट, आप कहेंगे दिस वन इज द राइट आंसर। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए इसको। डैश इज एन ऑफिशियल लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी। जब भी कोई करेंसी की वैल्यू कम होती जाती है तो हम क्या कहते हैं जी, वो डिवैल्यू हो रही है, राइट, उसका डिवैल्यूएशन हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन तो करेंगे नहीं, ठीक है, आप जानते हैं। रिवैल्यूएशन भी नहीं कहेंगे, रिमोनेटाइजेशन भी नहीं, डिवैल्यूएशन इज द राइट आंसर, राइट, वो डिवैल्यू होती चली जाती है। इन रिलेशन टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कॉमर्शियल बैंक्स, बिल्कुल फाइनेंशियल सेक्टर की जब आप बात कर रहे हैं, भारत की पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, तो उसमें उसके बैंक्स आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑपरेशन है आपका सेबी है वो आ जाएगा, आपका इवन जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो सारी चीज़ें, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो आपका है वो भी आ जाएगा, ठीक। तो दिस वन इज करेक्ट। द फाइनेंशियल सेक्टर जो है इंडिया का, उसको रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही सही है। ये रहा दोस्तों अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोस्तों विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल तीनों ही इंक्लूड होते हैं। विजिबल में आ जाते हैं गुड्स। मैंने आपसे कहा था इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स की बात बैलेंस ऑफ पेमेंट में की जाती है, टोटल हमने कितना इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स देखेंगे और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बेसिकली हमारा जो है दोस्तों, हमारा जो एक्सपोर्ट है गुड्स का वो कम है इंपोर्ट से, इसलिए जो विजिबल आइटम्स जो है उनका जो बैलेंस रहेगा हमेशा नेगेटिव रहेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा नेगेटिव रहता है। और इनविजिबल आइटम्स की बात करें, इसमें आ जाती हैं दोस्तों सर्विसेज, सेवाएं देना। हम दूसरे देशों को ढेर सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे हमारी बहुत सारी कंपनीज, इन्फोसिस है आपका विप्रो है, तो ये क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपनीज़ को, यूएस की, जापानीज़ कंपनीज़ को दिया करती हैं, तो उससे हमें पैसे मिलते हैं। हमारे ऐसे ही हमारे देश के भी ढेर सारी कंपनीज़ को दूसरे देशों की कंपनियां सर्विसेज देती हैं, वहाँ पैसे जाते हैं, तो ये चलता रहता है। सो अब ये देखना है कि उसमें सरप्लस है या डेफिसिट, तो इसमें हमारा ठीक है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब कि आपको जो ग्रांट्स वगैरह मिल जाते हैं दूसरे देशों से, ठीक है, दूसरे देशों से जो आपको ग्रांट्स मिल जाते हैं, ये आप देते हो ग्रांट्स, दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक पक्षीय ट्रांसफर है, ठीक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीनों ही चीजें आ जाती हैं। पॉइंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। प्यारे बच्चे, चलेंगे हम आगे, आइए। सो दिस वॉज द लास्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।